Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about indirect method for generation of FM. So if you recall, the name of the indirect method is Armstrong method, and in that method we are generating frequency modulated wave by use of phase modulator. Now in today's class we are going to discuss about FM demodulation. So basically, what do you mean by demodulation? So if you recall, then demodulation is the reverse process of the modulation, correct? So basically demodulation is reverse process of modulation, correct? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो बच्चों, मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसकी इंफॉर्मेशन को हम कैरियर सिग्नल के पैरामीटर वेरिएशन में कैरी करवाते हैं। मतलब इन मॉड्यूलेशन द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज कैरीड बाय पैरामीटर वेरिएशन ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें जो कैरियर सिग्नल के पैरामीटर वेरिएशन में जो इंफॉर्मेशन छिपी है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन और द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द पैरामीटर वेरिएशन ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, करेक्ट? तो अगर एफएम की बात करें तो इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑफ द कैरियर सिग्नल। मतलब जो हमारा एफएम सिग्नल होगा उसमें कैरियर की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज होती होगी। तो हमें रिसीवर साइड क्या करना है, डीमॉड्यूलेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड दैट इज बेसिकली डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो अगर मैं डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को डिफाइन करूं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो एफएम डीमॉड्यूलेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन में देख सकते हो। सो फर्स्ट मेथड फॉर एफएम डीमॉड्यूलेशन इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। सो फर्स्ट मेथड फॉर एफएम डीमॉड्यूलेशन इज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। अनदर मेथड इज द फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। अब फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में दो टाइप्स है, वन इज द स्लोप डिटेक्टर एंड अनदर इज द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। वन इज द स्लोप डिटेक्टर, अनदर इज बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड में तीन टाइप्स है, वन इज फोस्टर-सीली डिस्क्रिमिनेटर, अनदर इज रेशियो डिटेक्टर एंड थर्ड इज PLL. The full form of PLL is phased lock loop. Phased lock loop. Okay, so this is the phased lock loop. Now in today's class we are going to discuss about slope detector and balance slope detector. So before going to start slope detector, we will going to discuss basic FM demodulation principle. तो ये जितनी भी प्रोसेस हमने और जितनी भी मेथड हमने डिस्कस की ऊपर, वो सब में बेसिक FM demodulation प्रिंसिपल सेम है। तो बेसिकली FM demodulation प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर मुझे एफएम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑफ एफएम सिग्नल इनटू एम्पलीट्यूड वेरिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट,
In order to demodulate FM, it is necessary for the radio receiver to convert frequency variations into voltage variation or amplitude variation. Okay, and that is basically known as a frequency to voltage converter. मतलब पहला टास्क क्या होगा डिमोड्यूलेटर का कि जो रिसीव्ड एफएम सिग्नल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस है उसको एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट करो। तो बच्चों याद करो, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन किस में होता है? एफएम सिग्नल में। एम्पलीट्यूड वेरिएशन किस में होता है? एएम सिग्नल में। मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एफएम सिग्नल में था उसको हमने वोल्टेज वेरिएशन और एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट किया। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वर्टेड रिसीव्ड एफएम सिग्नल इनटू एएम सिग्नल। एम्पलीट्यूड वेरिएशन मतलब एएम सिग्नल। एम्पलीट्यूड वेरिएशन किस में होता है? एएम सिग्नल में। सो फर्स्ट टास्क ऑफ एनी एफएम डिमोड्यूलेटर इज टू कन्वर्ट frequency variations of FM signal into corresponding amplitude variation, and that is basically known as a AM signal. तो ये लॉजिक क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर का? तो लॉजिक ये है कि जब कैरियर की फ्रीक्वेंसी लो होगी उस टाइम पे लोअर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और लोअर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। व्हेन इट डेविएट्स टू द हायर एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी कैरियर की जब हाई रहे होगी जो टाइम पे, वो टाइम पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और हाई एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल है, रिसीव्ड एफएम सिग्नल में जो टाइम पे लोअर फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे लोअर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जो पॉइंट पे और जो टाइम पे हायर फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हायर एम्पलीट्यूड या हायर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। Okay, so if we look at the block diagram of basic demodulation principle, then आप देख सकते हो कि FM सिग्नल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? पहले AM सिग्नल में, करेक्ट? तो वो किससे होगा? सो ट्यून एम्पलीफायर इज द ब्लॉक दैट कन्वर्ट्स FM सिग्नल इनटू AM सिग्नल। सो ट्यून एम्पलीफायर का यूज करके हम FM सिग्नल को AM सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे होता है वो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, हाउ ट्यून एम्पलीफायर कन्वर्ट्स एफएम इनटू एएम। बट ये सिंपल प्रिंसिपल अभी डिस्कस करें। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एफएम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एएम सिग्नल बाय यूज ऑफ ट्यून एम्पलीफायर। अब हमें एएम सिग्नल मिल गया है। अब एएम सिग्नल से मुझे इंफॉर्मेशन सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसकी स्टैंडर्ड प्रोसेस हमें पता है, वो हमने एएम डीमॉड्यूलेशन में डिस्कस की है, दैट इज द एनवेलप डिटेक्टर। सो एनवेलप डिटेक्टर इज एएम डीमॉड्यूलेटर, सिंपल एएम डीमॉड्यूलेटर। तो जो एएम सिग्नल यहाँ पे मिला है उसको हम एनवेलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो हमें हमारा मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ओके, तो सिंपल बेसिक डीमॉड्यूलेशन प्रिंसिपल है, फर्स्ट कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इनटू करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वेरिएशन और एम्पलीट्यूड वेरिएशन, और वो कौन करेगा? ट्यून एम्पलीफायर करेगा। वंस वी हैव एएम सिग्नल दैट इज डिमॉड्यूलेटेड यूजिंग एनवेलप डिटेक्टर। ओके, तो ये था बेसिक एफएम डिमॉड्यूलेशन प्रिंसिपल। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट मेथड फॉर एफएम डिमॉड्यूलेशन दैट इज द स्लोप डिटेक्टर। तो हम स्लोप डिटेक्टर के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्लोप डिटेक्टर का जो सर्किट डायग्राम है वो आप देख सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बेसिक डिमॉड्यूलेशन प्रिंसिपल क्या है, तो पहले ट्यून एम्पलीफायर होना चाहिए। वंस आफ्टर ट्यून एम्पलीफायर देयर विल बी अ एनवेलप डिटेक्टर। तो आप ये सर्किट डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो इतना पोर्शन है ये आपका ट्यून एम्पलीफायर है, दिस इज योर ट्यून एम्पलीफायर, और रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं उसको, ट्यून एम्पलीफायर और रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं। ओके, वो आपके जो एनालॉग सर्किट डिजाइन का कोर्स होगा उसमें आपने पढ़ा होगा ये ट्यून सर्किट। ये जो मेरा पार्ट है दैट बेसिकली एनवेलप डिटेक्टर। इफ यू रिकॉल एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस, तो एनवेलप डिटेक्टर में क्या होता है? डायोड फॉलो बाय द लो पास फिल्टर, डायोड फॉलोड बाय द लो पास फिल्टर। ये लो पास फिल्टर है, करेक्ट? तो डायोड एंड फिल्टर दैट बेसिकली फॉर्म्स द एनवेलप डिटेक्टर। तो ये मेरा ट्यून एम्पलीफायर होगा, ये मेरा एनवेलप डिटेक्टर होगा, ये मेरा एनवेलप डिटेक्टर होगा।
okay, and at the output of this envelope detector we will get our modulating signal, that is m of t. करेक्ट। तो बच्चों ये सिंपल सर्किट डायग्राम है स्लोप डिटेक्टर का। अब उसका वर्किंग हम समझते हैं कि ट्यून एम्पलीफायर कैसे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट करता है। एंड एनवेलप डिटेक्टर तो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हाउ एनवेलप डिटेक्टर कन्वर्ट्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और हाउ इट डीमॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्यून एम्पलीफायर कैसे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बाय यूज ऑफ दिस डायग्राम वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ ट्यून एम्पलीफायर और रिजोनेंट सर्किट कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इनटू एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो बच्चों ये मेरा ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मेरा ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मेरा एफएम सिग्नल है। तो हमें पता है कि एफएम सिग्नल का लॉजिक क्या है मॉड्यूलेशन का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कैरियर सिग्नल ही है लेकिन मॉडिफाइड कैरियर है, मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो रही है। मतलब जो पॉइंट पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी हाई है। तो आप देख सकते हो कि इतने एरिया में, इतने पोर्शन में फ्रीक्वेंसी हाई है। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। आप देख सकते हो ये पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, ये पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, करेक्ट। और जैसे अगेन एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोर्शन, और ये पोर्शन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली मेरा एफएम सिग्नल है। So in order to understand how tune amplifier या resonant circuit convert frequency variation into amplitude variation, we assume that the maximum frequency present in this FM signal is 1600 kilohertz and minimum frequency is 200 kilohertz. Okay, तो हमने समझने के लिए for example we have considered the maximum frequency to be 1600 kilohertz and minimum frequency to be 200 किलोहर्ट्ज। अभी ये ग्राफ पे फोकस करो, ये मेरा गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ट्यून एम्पलीफायर का। जो हमारा ये ट्यून एम्पलीफायर है उसके गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, मतलब वो गेन कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ट्यून एम्पलीफायर की। तो व्हाट इज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करा है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून एम्पलीफायर कितना गेन प्रोवाइड करेगा। ओके, मतलब ट्यून एम्पलीफायर क्या करता है बेसिकली कि उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, मतलब वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट है। ट्यून एम्पलीफायर क्या है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट, मतलब एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसकी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ट्यून एम्पलीफायर की क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है एंड अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट प्रोवाइड्स द लोअर गेन। तो कोई भी ट्यून एम्पलीफायर होगा या रेजोनेंट सर्किट होगी या उसको फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट भी बोलते हैं, तो उस सर्किट में एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द गेन इज मैक्सिमम, अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द गेन विल रिड्यूस और लोअर गेन प्रोवाइड होगा। तो आप देख सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक में ये जो हमने ट्यून एम्पलीफायर यूज किया उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1800 किलोहर्ट्ज है। तो ये कंडीशन है। तो जो भी ट्यून एम्पलीफायर हम एफएम डीमॉड्यूलेशन में यूज करेंगे, बराबर, स्लोप डिटेक्टर में, उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी एफएम सिग्नल की उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी 1600 किलोहर्ट्ज है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने कितनी सिलेक्ट की 1800 किलोहर्ट्ज। ओके, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे सिलेक्ट करना है, तो वो बेसिकली ये कंपोनेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, एलएनसी पे डिपेंड करता है, करेक्ट। ओके, वैल्यू ऑफ एलएनसी डिटरमाइन दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैंने जो ट्यून एम्पलीफायर यूज किया है इस एग्जांपल में, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1800 किलोहर्ट्ज है और वो फ्रीक्वेंसी पे वो हाईएस्ट गेन प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा होगा वो फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, सिंपल है।
जैसे जैसे गेन, जो फ्रीक्वेंसी के लिए गेन कम होगा वो फ्रीक्वेंसी के लिए करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कम प्रोड्यूस होगा एट द आउटपुट ऑफ ट्यून एम्पलीफायर। तो आप देख सकते हो कि 1800 पे गेन मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम 1800 किलोवाट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे गेन रिड्यूस होता जा रहा है। देखो, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। तो ये गेन गोइंग टू बी रिड्यूस। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1600 किलोहर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी के लिए गेन 0.7 है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब रिसीव्ड सिग्नल में ये फ्रीक्वेंसी जब होगी एफएम की, इसके लिए हमें जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा हाई होगा। एंड 200 किलोहर्ट्ज मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे करस्पॉन्डिंग ट्यून एम्पलीफायर का गेन कितना है 0.2। मतलब यहाँ पे गेन 200 किलोहर्ट्ज के लिए कम है एंड 1600 किलोहर्ट्ज के लिए ज्यादा है। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी जब होगी वहां पे ट्यून एम्पलीफायर का गेन ज्यादा रहेगा। गेन ज्यादा रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होगा ट्यून एम्पलीफायर के आउटपुट में, वो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इन द सिंपल सेंस फॉर 1600 किलोहर्ट्ज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लो फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड कम प्रोड्यूस होगा। सिंपल हो गया हमारा काम। ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हायर एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस और हायर वोल्टेज इज प्रोड्यूस। लो फ्रीक्वेंसी, लोअर एम्पलीट्यूड और लोअर वोल्टेज इज प्रोड्यूस। जैसे जैसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से दूर जाएंगे, मतलब एफएम सिग्नल में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से दूर की फ्रीक्वेंसी होगी, उसके लिए वोल्टेज और एम्पलीट्यूड कम प्रोड्यूस होगा, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो नजदीक की फ्रीक्वेंसी है उसके लिए गेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंपल प्रिंसिपल है, समझ में आ गया। फिर से समझाता हूं कि जो हमारा ट्यून एम्पलीफायर होता है, ये ट्यून एम्पलीफायर होता है, वो ट्यून एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एम्पलीट्यूड और वोल्टेज वेरिएशन में कन्वर्ट करता है। मतलब एफएम सिग्नल को एएम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे करता है, तो वो उसकी गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक से हम समझ सकते हैं। तो कोई भी ट्यून एम्पलीफायर होगा या रेजोनेंट सर्किट होगी, उसकी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी और वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एल एंड सी से डिटरमाइन होती है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो सबसे ज्यादा गेन प्रोवाइड करता है। मतलब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इजीली पास करने देगा, मतलब उसको ज्यादा गेन प्रोवाइड करेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये पर्टिकुलर केस में हमने 1800 किलोहर्ट्ज कंसीडर किए, तो वहां पे गेन मैक्सिमम है 1। जैसे जैसे आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से दूर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका गेन भी रिड्यूस होता जाएगा। मतलब जो हमारा एफएम सिग्नल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नजदीक है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने कितनी कंसीडर की है 1600 किलोहर्ट्ज, तो हाई फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नजदीक है, तो वहां पे गेन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 0.7 गेन प्रोवाइड कर रहा है। और लो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी जहां पे होगी वहां पे हमारा ट्यून एम्पलीफायर लो गेन प्रोवाइड करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में 0.2 गेन प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हाट ऑब्वियस, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए वो हायर गेन प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब ट्यून एम्पलीफायर के आउटपुट में हायर फ्रीक्वेंसी जब होगी उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी हाई मिलेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा। करेक्ट। सो हमें क्या मिला, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से एम्पलीट्यूड वेरिएशन मिला, विच इज नथिंग बट अवर एएम सिग्नल। तो ये देखो, एफएम सिग्नल इज पास थ्रू द ट्यून एम्पलीफायर एंड वी गॉट एएम सिग्नल। सिंपल। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। वंस वी हैव एएम सिग्नल एंड इफ वी पास दिस एएम सिग्नल थ्रू envelope detector, then we will get our recovered signal or we will able to get our original signal back। और वो कैसे होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है हम एएम डिमॉड्यूलेशन में। ओके, सो एनवेलप डिटेक्टर डिमॉड्यूलेट द एएम सिग्नल एंड वी विल गेट आवर ओरिजिनल सिग्नल बैक लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, द गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यून एम्पलीफायर इज नॉन लीनियर इन नेचर। मतलब ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आप देख सकते हो कि ये नॉन लीनियरिटी है, यहाँ पे नॉन लीनियरिटी है। लेट मी शो यू। तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये देखो, ये नॉन लीनियर है, लीनियरिटी नहीं है। लीनियर ऐसी होती है,
लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है, दिस रिप्रेजेंट द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, बट ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए वो जो गेन प्रोवाइड कर रहा है वो सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए गेन हाई है, कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए एकदम गेन लो प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जो लीनियर चेंज है गेन में फॉर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वो लीनियर नहीं है इन द सिंपल सेंस। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि यहाँ पे वो लीनियर चेंज नहीं है गेन का विथ फ्रीक्वेंसी, वो नॉन लीनियर है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सम नॉन लीनियरिटी इज इंट्रोड्यूस इन द फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वेरिएशन प्रोसेस। तो ये फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वेरिएशन प्रोसेस है, उसमें कुछ नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस होगी, तो वो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, वहाँ यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ओरिजिनल सिग्नल हमारा क्या था, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 7 वोल्ट था और मिनिमम एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट था। तो यहाँ पे देखो जो रिसीव्ड सिग्नल है उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 7 वोल्ट है बट मिनिमम एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे कुछ चेंज आया, वो ओरिजिनल जो 1 वोल्ट था वो यहाँ पे हमें नहीं मिला। मतलब यहाँ पे कुछ नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस हुई फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्जन में। ओके, एंड देयरफॉर मैसेज सिग्नल कांट बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड। ये मैसेज सिग्नल परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, सेम टू सेम रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। एंड ये जो एरर इंट्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं स्लोप एरर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लोप एरर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन केस ऑफ स्लोप डिटेक्टर, ड्यू टू दी नॉन लीनियरिटी इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ट्यून एम्पलीफायर, we are getting the non-linearity in the frequency to voltage conversion process, and due to that our received signal or demodulated signal is not perfectly reconstructed and error is introduced, that is basically known as a slope error. Now in order to correct this slope error we have to use the double slope detector. हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डबल और बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। So balance slope detector correct this problem of slope error. So slope error का disadvantage remove करने के लिए हमें balance slope detector यूज करना पड़ेगा। तो नाम से पता चलता है बच्चों, balance slope detector मतलब यहाँ पे हम 2 slope detector यूज करेंगे। जैसे वहाँ पे एक ही slope detector था वैसे हम 2 slope detector balance slope detector में यूज करेंगे। So balance slope detector basically consist of 2 slope detectors. तो ये आपका पहला स्लोप डिटेक्टर हो गया ऊपर वाला, ये आपका एक स्लोप डिटेक्टर हो गया, ये दूसरा स्लोप डिटेक्टर हो गया, करेक्ट। तो ये बेसिकली ट्यून एम्पलीफायर है स्लोप डिटेक्टर का और ये उसका एनवेलप डिटेक्टर है। सिमिलरली लोअर स्लोप डिटेक्टर का ये ट्यून एम्पलीफायर है और ये करस्पॉन्डिंग उसका एनवेलप डिटेक्टर है। Okay, so it consists of 2 slope detectors, right? Okay, now this balanced slope detector is designed such that the resulting error should be as small as possible. मतलब जो स्लोप एरर जो हमें मिल रही है वो कम से कम हो, ऐसे हमें ये स्लोप डिटेक्टर को, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर को डिजाइन करना है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अपर ट्यून सर्किट है और अपर रेजोनेंट सर्किट है ये वाली, दैट इज बेसिकली ट्यून टू दी हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर ट्यून सर्किट इज ट्यून टू दी लोअर फ्रीक्वेंसी। मतलब अपर ट्यून सर्किट एंड लोअर ट्यून सर्किट आर ट्यून टू दी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एबोव एंड बिलो दी अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी। मतलब जो एफएम सिग्नल में अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी सपोज एफसी है, तो अपर ट्यून सर्किट को हमें उससे हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना है। मतलब उसकी ट्यून रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, अपर ट्यून सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी एफसी प्लस डेल्टा एफ, एंड लोअर ट्यून सर्किट है ये वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी बिलो दिस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब एफसी माइनस डेल्टा एफ पे हम उसको ट्यून करेंगे। तो सिंपल है, याद रखना है कि जो अपर ट्यून सर्किट है उसको हम जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी
उससे हायर फ्रीक्वेंसी पे रहे जो मतलब उसको ट्यून करेंगे, और लोअर ट्यून सर्किट को अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे हम ट्यून करेंगे। इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज हायर देन दी अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफसी प्लस डेल्टा एफ, एंड लोअर ट्यून सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी एफसी माइनस डेल्टा एफ। करेक्ट? ओके। अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो अपर ट्यून सर्किट का जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है दैट इज V01, लोअर सर्किट का जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है दैट इज V02, एंड द नेट सिग्नल नेट आउटपुट वोल्टेज दैट इज प्रोड्यूस दैट इज V0 इज इक्वल टू V01 माइनस V02। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका वर्किंग समझते कि ये कैसे काम करता है, तो उसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं। तो ये उसका गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये बैलेंस लूप डिटेक्टर का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपर ट्यून सर्किट को हम हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं दैट इज एफसी प्लस डेल्टा एफ, एंड लोअर ट्यून सर्किट को लोअर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं दैट इज एफसी माइनस डेल्टा एफ। तो ये आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी हो गई, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी। और ये जो ग्राफ है, ये जो रिस्पॉन्स है वो हमारा अपर ट्यून सर्किट का रिस्पॉन्स है। तो आप देख सकते हो कि ये रिस्पॉन्स में हमें हाईएस्ट गेन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है, एफसी प्लस डेल्टा एफ। मतलब दिस सर्किट इज ट्यून एट द फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस डेल्टा एफ, एंड जो लोअर ट्यून सर्किट है उसको हमने एफसी से लोअर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया है। तो ये जो रिस्पॉन्स है दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ लोअर ट्यून सर्किट। तो आप देख सकते हो कि एट द फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस डेल्टा एफ वी हैव मैक्सिमम गेन, करेक्ट, टू द लोअर ट्यून सर्किट, एंड उसका ये दोनों का हम एग्रीगेट रिस्पॉन्स देखे देन दिस इज द रिजल्टेंट रिस्पॉन्स और टोटल रिस्पॉन्स of the balanced loop detector. And very important to note over here, because of the two tune circuit, we are getting some linearity in specific range. तो आप देख सकते हो कि ये दो रेंज में हमें linearity मिल रही है। एफसी प्लस डेल्टा एफ एंड एफसी माइनस डेल्टा एफ के बीच की जो रेंज है उसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होगी वो सब फ्रीक्वेंसी लीनियरली एम्पलीफाई होगी, उसके लिए गेन लीनियरली प्रोवाइड होगा। मतलब ये यूजफुल रेंज है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द यूजफुल रेंज। मतलब रिसीव्ड जो सिग्नल है हमारा एफएम सिग्नल, रिसीव्ड एफएम सिग्नल है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ये दो रेंज में होंगे। मतलब एफसी माइनस डेल्टा एफ से लेके एफसी प्लस डेल्टा एफ की रेंज में होंगे। उसके लिए आपको ट्यून सर्किट विल प्रोवाइड द लीनियरिटी, मतलब उसके लिए जो गेन प्रोवाइड होगा वो लीनियरली प्रोवाइड होगा। ओके, उसमें लीनियरिटी आपको दिखने को मिलेगी। मतलब दे विल बी इक्वली एम्पलीफाइड, दे विल बी इक्वली एम्पलीफाइड अकॉर्डिंग टू दिस रिस्पॉन्स, करेक्ट। ओके, तो हमें इस रेंज में, पर्टिकुलर इस रेंज में जो ट्यून एम्पलीफायर है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लीनियर मिले। इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग द फ्रीक्वेंसीज इन बिटवीन दिस रेंज आर linearly amplified, or it will, the tune circuit will provide linear gain between these two frequencies. Okay, now हमें basically यहाँ पे depending on the frequency of the incoming FM signal we have three different case. Case 1, अगर जो incoming signal है FM signal, incoming FM signal है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज कैरियर फ्रीक्वेंसी के जितनी है कोई टाइम पे, तो उस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी 0, बिकॉज इफ द इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसीज एफसी एट दैट टाइम both this tune circuit produce the same voltage, that is V01 is equal to V02 and output voltage will be 0. Output voltage will be 0. When incoming signal जो है हमारा FM उसमें कोई टाइम पे फ्रीक्वेंसी सपोज FC प्लस डेल्टा एफ होगी,
मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होगी, रिसीव्ड एफएम सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज एफसी प्लस डेल्टा एफ, उस टाइम पे ये जो अपर ट्यून सर्किट है उसका जो वोल्टेज होगा वो लोअर ट्यून सर्किट के वोल्टेज से ज्यादा होगा, दैट इज V01 ग्रेटर देन V02 होगा। सिंपल है, क्योंकि इसकी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून्ड है और उसके लिए इससे गेन ज्यादा प्रोवाइड होगा और इससे गेन कम मिलेगा। सो V01 ग्रेटर देन V02 एंड इन दैट केस द आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। केस 3, सपोज इनकमिंग एफएम सिग्नल में फ्रीक्वेंसी लो है, लोअर देन एफसी, दैट इज एफसी माइनस डेल्टा एफ है, तो उस केस में लोअर ट्यून सर्किट का आउटपुट अपर ट्यून सर्किट के आउटपुट से ज्यादा होगा, दैट इज V01 लेस देन V02 एंड इन दैट केस द आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव, द एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। करेक्ट? ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। Okay, so one of the advantage of balanced slope detector compared to slope detector is that it try to minimize the slope error. Okay, मतलब it gives the useful range in which we are getting the linear response of the tune amplifier or tune circuit, and because of that the frequency to voltage converter is linear in this frequency range. ओके, और यहाँ पे हमें लीनियर कन्वर्जन मिलेगा, तो स्लोप एरर उस केस में हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक एफएम डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस, करेक्ट, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट 2 फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, वन इज द स्लोप डिटेक्टर एंड अनदर इज द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ओके, सो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We'll discuss other methods of FM demodulation in our next video lecture. Thank you very much.